सबसे पहले तो ये मन में मेरे बात आ रही है, शायद आपके भी मन में ये बात होगी, जिस प्रकार से भारत के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से भारत के अंदर मूवमेंट हो रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि क्या भारत सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है? सर इशारा तो कुछ इसी तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिविल वॉर होने वाली है या डेफिनेटली होगी, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, और कौन चाहेगा। सिविल वॉर से एक देश बर्बाद होता है, आबाद नहीं होता। बिल्कुल, हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से मूवमेंट हो रही है महसूस होता है। सर बहुत है, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन मिले हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ऐसा हो। वो अपनी तरफ जो दुश्मन देश की फोर्सेस है ना, वो पूरा इस तरीके से प्लान कर रही हैं कि ये सब होना ही चाहिए भारत। नहीं, लेकिन भारत के अंदर देखो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कहती हैं कि देखो, सर्कुलर एक वर्ड जो मैं कहना चाहता हूँ, कि ये ज्यादातर वर्ड जो है वो बोला जाता है, चाहे डिबेट्स हो कुछ भी हो, उस प्रकार से ये चीज बोली जाती है। और काफी समुदाय जो कहते हैं कि हम जो हैं हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा भी है, बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो अलग कम्युनिटीज वगैरह देती रहती है ना। तो उस प्रकार से किस आपको लगता है, कैसे है कि किस प्रकार से महसूस होगा आपको, या महसूस हो रहा है कि ये सिविल वॉर की ओर इशारा करता है? विशाल जी, पहले तो आपके ये जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का जवाब देना चाहता हूँ। ये नारा किसी और ने नेहरू के जमाने में दिया गया था, तो ये 1962 की वॉर से पहले दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमने खोदी, इसी हिंदी चीनी भाई भाई की। अच्छा, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अच्छा कुछ लोग कहेंगे यार ये लोगों को डिवाइड करने वाली बात करता है, लोगों में दरार डालने वाली बात करता है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। 1947 से पहले भी ये नारा था। उस नारे के लिए हमें क्या मिला? हमारे देश का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया, उधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश, हमारे ही अंक है ना। तो ये नारा तो पहले भी था, तो नारा क्यों नहीं काम किया? आज भी ये नारा दिया जा रहा है। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को मार के काट के बाहर भगाया गया, तब भी ये नारा था। बंगाल के अंदर जब रिसेंटली घटनाएं हुई, तब भी ये नारा था। अब बांग्लादेश के अंदर जो अभी हो रहा है, अभी मैंने इसके बारे में आंकड़े पढ़े, मुझे तो झटका लगा आंकड़े पढ़ के। 2200 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, जो अभी दंगे हो रहे हैं वहां पे, सिविल वॉर हो रही है। अच्छा ये विशाल जी, वो चीज क्लियर कर दूं, ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड है नहीं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता, वो काउंटलेस ही होंगे। मतलब मैं आपको मोटा मोटा क्या इशारा कर रहा हूँ, ये जो नारे हैं ना, ये नारे किताबों में बड़े अच्छे लगते हैं, ये फिलोसफिकल बड़े अच्छे लगते हैं, इन्हें मैं स्टेजों पे बोलूंगा तो तालियां मिलेंगी, शेर भी बोल दूंगा तो भी तालियां मिलेंगी, लेकिन रियलिटी क्या है कि जमीन पे इसकी हकीकत बोलती है, इसको समझना जरूरी है। अच्छा मैं आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि सिविल वॉर होगी, और ना ही होनी चाहिए, मैं कह दूं, क्योंकि इसमें कोई भला नहीं है, देश का तो नुकसान ही होगा। लेकिन कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, देखो, एक देश के अंदर कोई भी नहीं चाहेगा दंगे हो, सिविल वॉर हो, बिल्कुल, तो नुकसान तो देश का ही होता है ना सर। इसको आप देखिए ना, देखिए किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। या जैसे चाइना पाकिस्तान क्या चाहते हैं कि इंडिया बर्बाद हो, अब उसके 2 तरीके हैं, या तो अपनी फोर्सेस लेके अटैक कर दें, जिसमें उनका खुद का भी नुकसान होगा, क्योंकि हम भी एक न्यूक्लियर पावर, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, दोबारा हो चुका है, लेकिन तरीके मैं बता रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि किसी देश को इंटरनली एक दूसरे का दुश्मन बना दीजिए और उसको इंटरनली तोड़ा जाए। पहला तरीका तो इस्तेमाल कर चुके हैं ना, पहला तो कर चुके हैं, काम नहीं आया, लेकिन सर कहीं तक तो काम कर भी गया ना। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और पीओके शायद इसी का ही अंग था सर, तो वो कुछ ना, देखिए पूरा एजेंडा काम नहीं किया, लेकिन जितना वो चाहते थे उतना तो काम कर गया। यही कारण है कि एक फेलियर गवर्नमेंट की वजह से ये दोनों अंग हमारे छिन गए, और आज हम लोग इसको वापस पाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज प्रेजेंट गवर्नमेंट को हमें बोलना पड़ा कि हमें पीओ के वापस चाहिए, सीओ के वापस चाहिए। देखिए वो होगा कि नहीं होगा, वो तो भविष्य की बात है। आज बेसिकली हम जैसे की बात करें सिविल वॉर की, सिविल वॉर के जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसे अभी क्योंकि हमारी नेबर कंट्री है, जब नेबर कंट्री में शांति होती है तो जो मेन कंट्री उसको भी नुकसान होता है। आपके पड़ोस में आग लगी होगी तो आप शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसकी लपटें आपके तरफ भी आ सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान की इस समय जंग चल रही है, ठीक है, कारण कुछ भी है, वो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, उसको मैं साइड पे रखता हूँ, और उसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तो जग जाहिर है, उसके अंदर हिंदुओं का जो एक तरफा जेनोसाइड हो रहा है वो किसे नहीं पता। बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। चिन्मय दास के बारे में आपने पढ़ा है, जब उन्होंने आवाज उठाई इस बारे में, उनको उठा के देशद्रोही करार देके जेल में डाल दिया, और वहां की सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब इनको बेल भी नहीं मिलेगी। तो सर नेबर में इतनी हलचल हो रही है और आप शांति से बैठेंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इसी से मिलता जुलता मैं आपको बताऊं कि पहले जब ये बात आई थी, चर्चा में ये बात आई थी, तो
भारत की जो मीडिया है उसमें काफी ये चर्चा छिड़ी थी कि ऐसे वहां पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये कम्युनिटीज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है उसको। उसके बीच में ममता बनर्जी, काफी बड़ा नाम है उनका, और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि जितने भी वहां पर जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें खतरा है, हम उनको शरण देंगे। जबकि नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सिर्फ वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, अदरवाइज जो जहाँ के नागरिक हैं उनको हम कभी भी भारत में जो है वो शरण नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने ये बयान दिया था कि नहीं, हम उनको शरण देंगे। सर, ममता बनर्जी के बारे में बात करें, बंगाल की आपने बात की, चलिए ममता बनर्जी को बाद में बात करूंगा, बंगाल की मेरा इसमें जस्ट यही था कि जितने भी ये आवाज उठाई है या जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम शरण देंगे, क्या ये कहीं हद तक सही भी है या गलत भी है? इसमें थोड़ा सा पहली बात तो ये, शी इज नॉट अ पीएम, वो एक स्टेट की सीएम है जी, और एक देश के अंदर किसी बाहर नागरिक को लाना या नहीं लाना या उसको आई मीन सिटीजन देना, ये हमेशा उस देश की गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के हाथ में होता है। बाद में स्टेटमेंट चाहे जो मर्जी दे दी, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बंगाल का इस समय मैं उसे दूसरा बांग्लादेश बोलता हूँ आज की डेट में। उसका कारण क्या है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर जितना भी लगता है, वहां से बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अभी तक पूरी तरह फेंसिंग वहां पे नहीं है, कई जगह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, नदी है, जंगल है, बहुत सारे रीजन है वहां पे, तो उसको मैं साइड पे रखता हूँ। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वहां से जो लोग भी आ रहे हो बांग्लादेश में शिफ्ट होते हैं और बांग्लादेश में पूरे इंडिया में फैलते हैं। और आज ये पूरे भारत को पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं जो हमारे रिसोर्सेज यूज करें। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि शायद हो सकता है ये चाल भी हो, इस प्रकार से जो है वो बांग्लादेशियों को यहाँ पे लाया जाए। टॉपिक शुरू किया सिविल वॉर, और विशाल जी सिविल वॉर ऐसे ही होती है। आप किसी दूसरी देश के नागरिक को यहाँ पे बसा रहे हैं, क्या एजेंडा है? वो एजेंडा है या तो आप उसे अपना वोट बैंक बना के खुद की सरकार लाना चाहते हो, या इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, जैसे पहले भी हो चुके हैं। ठीक है सर, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात ये बताइए सर, आपको मैं बोलता हूँ आप कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए और तारों के नीचे से जाइए, ठीक है, आपको क्या वहां पे रहने देंगे? बाहर निकाल डालेंगे, ठीक है सर। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्मशाला बोलने लगा हूं, जो मुंह उठाता है यहाँ पे आता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली जाइए, केजरीवाल जी तो महान है। अभी मैंने उनकी दिल्ली की एक वीडियो देखी थी, वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को शूट किया जा रहा था। आई मीन शूट इन द सेंस कि उनका वीडियो शूट हो रहा था, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि आपके पास ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से आए। उनके घर में कूलर भी था, एलसीडी भी थी, छोटे और स्मार्टफोन भी पकड़े हुए थे, पानी की भी सुविधा मिल रही है, बिजली की सुविधा मिल रही है। किनको मिल रही है? वो लोग जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। तो धर्मशाला बना के, मतलब मेरा मोटा मोटा क्या कहना चाहता हूँ, सिविल वॉर सर कैसे होती है? ऐसे ही होती है। आपके देश में मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों को आपने शरण दी है कि जो कल को आपके देश में कुछ भी ऐसा घटित कर दें, तो आपके पास उनको पकड़ने के लिए ऑफिशियल प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं। अगर उन्होंने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी बना रखा है, तो आपके वो सिस्टम में बोलेगा नहीं, क्योंकि दे ऑल आर फेक। जी, अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में है। सब लोग कहते हैं, जैसे ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, कि इस समय जो सत्ता में पार्टी है वो है भाजपा, बीजेपी, ठीक है, और ज्यादातर जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी जो है वो एक हिंदुत्व पार्टी है, यानी कि हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है, ठीक है। और मैं ये चीज सोचता हूँ कि अगर भाजपा के रहते हुए, आपको भी पता है 2014 में जब सत्ता में आई थी, उसके बाद में कहां पर दंगे हुए, और इतना होने के बाद भी क्या लगता है आपको कि ये कहना, जो दूसरी पार्टी है, जो ओपोजिशंस है, उनका ये कहना कि हाँ ये जी पार्टी जो है वो हिंदुत्व पार्टी है या हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदुओं के ऊपर ही उनके रहते अत्याचार होना, क्या ये लगता है कि वाकई में हिंदुओं की पार्टी है? या इस प्रकार से पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि 70 साल की गंदगी 10 साल से दूर नहीं होती। मैं आपको कोई चीज देता हूं जिसके साथ आपने सारी उम्र उसको खेल के बिगाड़ा उसको, और आप मुझे उसी चीज को वापस करते हैं मात्र 1-2 साल के लिए कि अब इसे सही करके दिखाओ, और अगर मैं नहीं करता हूं तो आप कहते हैं कि देखिए मैंने बोला था ना, ये देखिए ये नहीं कर सकता। ये लोग ऐसे लोग हैं। मेरा मतलब इशारा क्या है, शायद आप समझ चुके हैं कि 70 साल एक गवर्नमेंट रहती है,
और वो गवर्नमेंट इस देश का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बाद में एक गवर्नमेंट आती है जो कहती है कि 70 साल की गलती को हम धीरे धीरे ठीक करेंगे, और कर भी रहे हैं। उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम इस देश में चल रही ना, कुछ भी ऐसा मैजिक करिए उसे ठीक कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, आपने दंगों की बात की विशाल जी, मेरी नॉलेज के अंदर पिछले 10 सालों में मैंने कोई एक भी दंगा नहीं देखा भारत में। और दंगों की जब दंगे, हाँ मैं दिल्ली के दंगों को छोड़ दूं तो दंगा कोई मैं नहीं काउंट करता, क्योंकि मेरे माइंड में सबसे पहले दिल्ली के दंगे का शाहीन बाग जो बना था, शायद आपको याद होगा। सर दिल्ली का दंगा जो मैं बोल रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। शाहीन बाग उसी का पार्ट था। शाहीन बाग से वो सिलसिला शुरू हुआ था जी। तो लेकिन वो किसकी गवर्नमेंट हुई, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? आम आदमी पार्टी थी। तो वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी थी ना। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो तो आपको पता है पुलिस सेंटर उसके हाथ में है। अच्छा, जो करने वाला था वो तो आम आदमी पार्टी का बंदा था। आम आदमी पार्टी का बंदा था ना जिसने किया था, वो काउंसलर था ना। सबको नाम पता है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन नाम तो सबको पता है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगी इसलिए। तो मेरा मोटा मोटा देखिए उसके बाद में भी तो 2014 के बाद में सिर्फ एक दिल्ली नहीं है, बहुत सी जगह पे कुछ ना कुछ देखो घटित हुआ है सर। जो ऐसा नहीं है कि हम नहीं इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट कौन सी है मैटर नहीं करता। जैसे एग्जांपल लेते, राजस्थान में आई थिंक रामनवमी की यात्रा थी या मे बी श्री हनुमान जी की यात्रा थी। तो वहां पे बाइक रैली निकलनी थी एक मोहल्ले से जो कि मुस्लिम मोहल्ला था। तो वहां पे उनके ऊपर पथराव हुआ, उनकी बाइक जला दी गई, दंगे वाला माहौल बना, लेकिन वो दंगा कौन नहीं था, लेकिन वो इंसिडेंट हुआ। ऐसा इंसिडेंट गुजरात में हुआ, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर ऐसा इंसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ, तब उनकी इंडिया अलायंस वालों की वहां पे गवर्नमेंट थी। ऐसे इंसिडेंट उत्तराखंड में, वहां पे बीजेपी। तो गवर्नमेंट मैटर नहीं करता, जहाँ पे बीजेपी है वहां पे भी हो रहा है, जहाँ पे इंडिया अलायंस की वहां पे भी हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि एक कम्युनिटी की मानसिकता ये है जो ये कहती है कि काफिरों को इस दुनिया पे रहने का हक ही नहीं है। अच्छा, एक चीज महसूस होती है कि भारत सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी महसूस होता है कि नहीं, जिस प्रकार से देखो बयान सामने आते हैं दूसरी पार्टी और रवायती पार्टी जो है उनके, ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके कि जो हिंदू हैं वो हमारे भाई हैं, इस प्रकार से वो कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस नहीं होता कि नहीं सर अभी तो सब ये विशाल जी बातें मेरे को चुनावी बातें लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनावी बातें या किताबी बातें। भाईचारा, देखिए भाईचारा किसे कहते हैं? भाईचारा वो होता है जो ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है, किताबों में नजर आ रहा है, फिल्मों में नजर आ रहा है, पिक्चर्स में नजर आ रहा है, वीडियोस में नजर आ रहा है, लेकिन उसकी ग्राउंड पे तो होनी चाहिए। ग्राउंड पे उस भाईचारे के क्या नजर देख लीजिए। अच्छा चलिए मैं दो चार किस्से बताता हूँ। मोदी जी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी जब मठ में चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा? उसी पार्टी का उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं कोई किसमें कितना है दम। उसी पार्टी का बंदा कहता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तौकीर रजा नाम का मौलाना कहता है कि अगर हमने अपने नौजवानों के हाथ खोल दिए तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं सर, मैं आपको काउंटलेस ऐसी स्टेटमेंट बता सकता हूँ। अच्छा, डीएम के तमिलनाडु की स्टेटमेंट ले लीजिए। स्टालिन के बेटे एसके स्टालिन क्या कहा था कि आई थिंक मच्छर की तरह या कोरोना वायरस की तरह उन्होंने कुछ शब्द बोला था, सनातन धर्म में इसको खत्म कर देना चाहिए। तो सर मुझे एक चीज बताइए, एक ऐसा देश जहाँ पे 110 करोड़ 120 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनके धर्म के खिलाफ आप बोल रहे हो, उनके उनके कल्चर के खिलाफ आप बोल रहे हो, उसकी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हो, शरेआम कह रहे हो कि उनको खत्म कर देंगे, जहाँ धमकियां देते हो। तो ये सिविल वॉर की निशानियां नहीं है तो क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो चुनावी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, तो वोट बैंक के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स। क्योंकि जब ये मूवमेंट हुई थी, जब ये बात सामने आई थी, तो हुआ भी था। कुछ लोग कहेंगे अरे ये सब कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। सर आप सोच के देखिए, अगर ये लोग उस गवर्नमेंट के होते ऐसी बातें कह सकते हैं जिसको जाना जाता है नेशनलिज्म के लिए, तो सोच के देखिए अगर इनकी फेवरेट गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, जैसे अक्सर वीडियो में बोलते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी फिर हम बता देंगे। और मैंने तो एक वीडियो भी देखी थी चुनाव के वक्त वायरल हो रही थी, जहाँ पे वो कह रहा था लड़का कि राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे। बच्चे थे, मैच्योर नहीं थे बच्चे, लेकिन कौन उनके दिमाग में डाल रहा है? इसका मतलब इस देश के कहीं ना कहीं कोने में ये चीजें तैयार हो रही हैं, कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है कि जैसे मोदी हटेगा तब हम बताएंगे कि क्या होता है। और सर कुछ लोगों का दंगे करना शौक होता है, उनको लगता है कि दंगे करने से देश जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है ना कि एक देश को एक खास धर्म में कन्वर्ट करना, उसी चीज को करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए मैं आपकी ही बात मान लेता हूँ कि
ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट कोई आती है जिसके तरफ आपका इशारा है कि अगर वो गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस आती है तो ऐसा होता है। तो लेकिन मैं ये चीज भी सोचता हूँ कि पिछले 70 साल में तो कांग्रेस ही थी। सर 70 साल में कांग्रेस है, 70 साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी काउंट कर लेते। मैं मोटा मोटा बताता हूँ। वक्फ बोर्ड कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी। प्लेस ऑफ वर्शिप कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी। माइनॉरिटी कमीशन कौन लेके आया? ये भी कांग्रेस पार्टी। तो सेस ये कम है, चलिए वो भी छोड़ देते हैं। हिंदू एंडोमेंट, ये मंदिर जो हमारे कब्जे में रहेंगे जिसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट कहते हैं, वो कौन लेके आया? डेफिनेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ? सबको पता है। तो सर आपको मैं इतनी लंबी लिस्ट दे दूंगा ना। अच्छा, आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में किसको नहीं पता? अब मैं विशाल जी, अब मेरे ख्याल से मैं पॉइंट पे आपको लेके आने वाला हूँ। जब आप पूछ रहे थे कि आपको कैसे लगता है ये सिविल वॉर होगी, मेरे दिमाग में अचानक आया वक्फ बोर्ड के बारे में। शायद आपको अच्छे से पता होगा, आए गए दिन किसी भी जाके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अपने पूरी मेहनत से आपके पिता ने बनाया है, लोन लेके बनाया है, दिन रात दिन मेहनत करके उसकी छोटी छोटी किस्तें देके उसको खरीदा है, उसको बनाया है, उसको घर को बसाया है पूरी तरह। एक बोर्ड आता है आपके घर के बाहर खड़ा हो जाता है, वो कहता है ये मेरी, तो आप कहते हैं मेरे पिता की है, वो कहता है जाके कोर्ट में प्रूफ करें। मतलब एक ऐसा देश है जिसे सेकुलर कहा जा रहा है, सेकुलर देश के अंदर एक ऐसा कानून है जिसके तहत वो लोग आपको कोर्ट में जाने का हक छीन रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे दावा ठोकेंगे और उन्हीं लोगों के पास जाके आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये कहाँ से ऐसा सेकुलर है? अच्छा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं। अभी संबल का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है, योगी बाबा ने आप सबल सिखाया, बात अलग है। विशाल जी, बात ये नहीं है कि अब वो मंदिर मिल रहे हैं, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। वहां पे मंदिर मिल गए, बावड़ी मिल गई, मुझे उस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज से इंटरेस्ट है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतने सालों तक उसको अपने पैरों के नीचे रखा हुआ। मेरा समझ मेजोरिटी एरिया है, वहां पे हमारे मंदिर इतने सालों से बनते हैं। 1978 का एक दंगा हुआ था, उसके बाद से काफी सारे मंदिर बनते, उसमें लगभग 150-200 हिंदू मारे गए। तो ये सारे तब कहाँ गई सेकुलरिज्म? तो सर ये सारी निशानी सिविल वॉर के लिए तो अच्छा एक मिनट सॉरी विशाल जी, कुछ लोग कहेंगे इससे कैसे इंडिकेशन मिलती है जी सिविल वॉर की? चलिए मैं छोटी छोटी 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ। अब हमारी किसी भी नेबर कंट्री में देख लीजिए, लगभग 1-2 बार हलचल हो चुकी है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, ये सारी कर, ताइवान और वो भी सब लिस्ट में है। नंबर 2, भारत में छोटी छोटी घटनाओं का होना, टाइम टू टाइम स्टेटमेंट का आना, ठीक है। नंबर 3, इस चीज का इंतजार करना कि जैसे ये गवर्नमेंट हटेगी हम सबक सिखाएंगे। चाइना का अभी भी अपनी फौज को पीछे ना ले जाना, भारत को इंटरनली चैलेंजेस आना, कोर्ट के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप के एक्ट के तहत आप किसी मंदिर की सुनवाई हो रही है तो बात अलग है, लेकिन मंदिर अभी हासिल करना इतना आसान नहीं है सिवाय राम मंदिर के, वो हो गया हमारी किस्मत है, ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड के तहत आपकी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी जा रही है, वो आए गए दिन कभी आपके मंदिर छीने, मतलब एक तरफ ऐसा कानून है जो आपके मंदिरों के जाके दावा ठोक देता है ये हमारे हैं, हमारी जमीन पे बने, और एक तरफ ऐसा कानून है जो कहता है आप अपने मंदिर वापस नहीं ले सकते चाहे आपके पास लाख सबूत है। तो सर ये सारे की सारी निशानियां जो है ना, यही निशानियां मैं कहता हूँ सिविल वॉर का कारण बन रही है और बनेगी, 100% बनेगी। क्यों? क्योंकि सर अब कहीं ना कहीं इशारा जो मिल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि सिविल वॉर, कभी भी नहीं चाहूंगा। और मैं क्यों सर, देश का कौन सा नागरिक चाहेगा? अब हर कोई चाहता है कि सुख और शांति से रहें, लेकिन सर मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था कि अगर आपको शांति से रहना है तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको शांति से रहना है तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी खत्म हो सकते हैं। और ये बातें कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती, इन बातों में बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है। अच्छा राजेंद्र जी, मैं आपको टोक रहा हूँ यहाँ पे बीच में। देखिए मेरे मन में एक देखो सवाल आ रहा है, वो ये है कि आपको शायद ये इलेक्शन याद होगी जो अभी अभी निकली है, शायद 2024 के इलेक्शन। हाँ, 2024 की इलेक्शन जो गई है उसमें अंदर देखो ऐसी क्या स्थिति पैदा होगी। ऐसी देखो भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी, तब भी कोई ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया था, तब उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ तब भी कोई नारा नहीं था। लेकिन इस बार एक नारा जो लगाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, शायद आपको ये याद होगा कि इस बार ये बड़े धड़ल्ले से ये चीज लगाई गई। क्यों? अभी भी ये लेटेस्ट नारा है। हाँ। नारे के अंदर और ऐड कर देता हूँ। पहले नारा आया बटेंगे तो कटोगे, बिल्कुल। फिर नारा आया एक है तो सेफ,
और अभी भी मोदी ने recently ये बोला है। देखिए एक सत्ताधारी पार्टी मैं आ रहा जो हूँ सर, इतने विचार टाइम आ से राज कर रही है, काफी समय हो गया, उसके बावजूद भी ये नारा आना, देखिए कहीं ना कहीं मैं कह आपको रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। आपने ये कहा कि नारा क्यों आया सर, हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम पता क्या रही, सनातनियों की खास करके। हमारी आज तक हमारी जो ये दुर्दशा हुई है ना भारत में, इतने साल तक गुलाम रहने के कारण, उसका कारण मात्र यही था कि हम जात पात में बटे हुए। आप सर, हमारी जब शादी होती है, शादी की बात कर लीजिए, पहले ये देखा जाता है शर्मा है, वर्मा है, गुप्ता है, भारद्वाज है, ये सब। चलिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात आ जाती है जब मैं मंदिर में जाता हूँ, तो चाहे वो वर्मा जाए, चाहे वो गुप्ता जाए, चाहे वो भारद्वाज जाए, उन सबका भगवान शिव एक ही है, माता दुर्गा एक ही है। तो जब हमारा भगवान एक है, ठीक है, हमारी सरनेम अलग है, वो बात अलग है, तो इसका मतलब हमारा धर्म भी एक है। तो प्रॉब्लम ये है कि मंदिर में आरती के समय हम एक जरूर हैं, लंगर खाते समय, भजन गाते समय हम एक जरूर हैं, लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर बात आती ना, तब हम एक नहीं, हम अनेक हैं। तब हम एक किसे लेना है। ये जो नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और एक नारा और आ चुका है सर, जो कुंभ मेले में अभी चल रहा है, वो है डरोगे तो मरोगे। ये सारे लेकिन ये सारे क्यों, देखिए उसी पे देखिए क्यों आ रहे हैं सर। पाकिस्तान में हमारी जब आबादी थी ना, वो लगभग 29-30% के आसपास थी, हिंदुओं सिखों की। अब बड़ी मुश्किल से शायद 1% बचे हैं, और मोस्टली ज्यादा सिंध के एरिया में। बांग्लादेश में भी हमारी स्थिति 35% के आसपास थी, आज बड़ी मुश्किल से 4 या 5% है। लगभग 1,31,00,000 हिंदू वहां पे रहते हैं, 1,31,00,000, जो मैंने फिगर्स पढ़ी थी। कश्मीर में भी हमारी बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी। अब आप देखिए धीरे 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 हम यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं, और विलुप्त तो ऐसे भी नहीं हुए हैं, ऐसे हो रहे हैं जैसे डायनासोर की हड्डियां हो रही हैं। मोदी जी को, योगी जी को, इस देश के बहुत सारे ट्रू नेशनलिस्ट को ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम जाति में बटेंगे तो डेफिनेटली कटेंगे, और उसकी ताजा उदाहरण बांग्लादेश में है। अभी मैंने आपको फिगर्स भी, एक मिनट सर, फिगर्स भी दी थी, 2200 घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई। और मैं आपको बता दूं, घटनाएं वही रजिस्टर्ड होती है जिसमें एक पीड़ित सक्सेसफुल होता है पुलिस थाने जाने में। लेकिन वो लोग जो रास्ते में मारे जाते हैं, या जिनका आता पता ही नहीं चलता, वो रिपोर्ट कभी भी थाने तक नहीं पहुंच जाती, तभी वो कभी फिगर्स में काउंट नहीं होती। सो जो काउंटेबल डाटा दैट इज 20, मतलब 2200 के आसपास है जी। और जो फिगर्स नहीं हो वो तो जानते ही नहीं हम, अनऑफिशियल। बिल्कुल सर, काफी हो सकते हैं। सर हमारे पास कश्मीर, चलो मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, ठीक है, कश्मीर वाले को कुछ, बांग्लादेश तो देख रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। कश्मीर फाइल को जो लोग कहते हैं कि यार फेक है, ठीक है, हाँ, बहुत सारी देखो पार्टी से ये कहते हैं कि हाँ वो फेक है, वो नहीं हो सकता ऐसा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, तू तब पैदा हुआ था? मैंने नहीं पैदा, अब तो पैदा हूँ ना, अब तो सामने, अब तो लाइव टेलीकास्ट देख लो, तो कल को मेरी जो जनरेशन आएगी उसको कहा जाएगा कि तूने बांग्लादेश देखा था, ऐसा कुछ हुआ था। हम तो देख रहे हैं ना, तो जिन लोगों ने देखा वही बताते हैं ना। मतलब मोटा मोटा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर खतरा है, और ये सबको पता है। और देखिए सर, मैं जब सनातन की बात करता हूँ तो मैं कुछ लोगों को क्लियर कर दूं, तो उसको वो लोग मेरी कट्टर हिंदू की छवि बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साफ क्लियर कर देता हूँ, मैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनी, जो हमारे यहाँ के मूल नागरिक है, ये भारतवर्ष उनका है, पहला हक उन्हीं का है। इस देश की सुई से लेके इस देश पे बनने वाले एक जहाज पे इन चार, बिल्कुल सर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि मुसलमान यहाँ पे ना रहे, क्रिश्चियन ना रहे, हम भी उनकी कंट्रीज में छोड़ दिया ना, रहे सर, रहे आम लोगों की तरह रहे, अपना कमाएं, खाएं, शादी करें, एंजॉय करें, सब कुछ करें। लेकिन ये जो एजेंडा है ना, इस देश को गजवाए हिंद करेंगे और आने वाले देश में इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। और उनका ये मैसेज बहुत क्लियर है, वो साफ कहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक डॉक्यूमेंट भी तो वायरल हुआ था सर, जिसमें आई थिंक वो पीएफआई का डॉक्यूमेंट था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने 2047 का टारगेट दिया है इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का। अब देखिए सर, सोच अपनी अपनी, मोदी जी ने 2047 का टारगेट दिया कि हम देश को डेवलप कंट्री बनाएंगे, उनका टारगेट इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तो दोनों में सोच में कितना इस्लामिक कंट्री, देखिए बहुत सारी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। लेकिन हिंदुस्तान जो है, वो भारत जो है, वो सर्कुलर देश माना जाता है, और इसमें देखो बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग हैं, जहाँ पे सिख की बात कर लें, हिंदू की बात कर लें, इसी सेकुलरिज्म ने तो हमारा गला कटवाया है, इसी सेकुलरिज्म ने कटवाया है। ये की जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, सेकुलर वर्ड पहले था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए जब बंटवारा हुआ, मैं माफी चाहूंगा ये इस बात को कर रहा हूँ, जब बंटवारा हुआ था तो एक कहा गया था कि पाकिस्तान अलग बना दिया जाए, भारत अलग बना दिया जाए,
जो पाकिस्तान जाना चाहता है, यानी कि इस्लामिक कंट्री उसको दिया गया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इस्लामिक हो गई, तो दूसरा तो हिंदुओं के लिए हुई ना, तो हुआ तो नहीं राष्ट्र सर, देखिए हिंदू राष्ट्र हुआ। नहीं सर, नहीं सर, देखिए मैं शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग आज इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये मैं बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, और ये मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं इस चीज के लिए। शायद मैं उन चंद लोगों में जो हिंदू राष्ट्र का पूरी तरह फेवर नहीं करता। अब आप पूछेंगे क्यों? सर देखिए, मेरी बड़ी सिंपल सी क्लियर सोच है सर, ना ही खालिस्तान में भला है इस देश का, ना ही हिंदू राष्ट्र में भला है। ये देश जब हिंदू राष्ट्र तभी नहीं था ना, तब भी हिंदू सिख इकट्ठे रहते थे, बिल्कुल। और जब खालिस्तान नहीं बना था तब भी हिंदू सिख इकट्ठे रहते। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों वर्ड्स है ना, इनको इम्पोज किया गया हिंदुओं सिखों को बांटने के लिए, और मैं भगवान से एक ही चीज चाहता हूँ, बाबा नानक जी कृपा करें, भगवान शिव कृपा करे, परमात्मा करे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, ये दोनों कौम एक तरह भाई की तरह हो। अभी भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डालते हैं ये दो वर्ड्स जो है सर, वो हिंदू सिखों में दरार का पैदा कर रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है कि सिखों का हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हुए हिंदू कम्युनिटी का विरोध करना, जो आजकल देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, और हिंदुओं का खालिस्तानी कह के सिखों का विरोध करना, जो बहुत सारे कुछ लोग करते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं लगता है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बंदर अपनी कोई खिचड़ी पका रहा है, और जो पकती हुई पंजाब में हमें नजर आ रही है। आपको मेरा इशारा क्लियर है मैं किस तरफ जा रहा हूँ? जी ठीक है सर। मैं ही नहीं समझा, अगर हिंदू और सिखों ने इस चीज को नहीं समझा, तो ये सिविल वॉर तो निशानी है, और वो यही तो चाहते हैं कि इनको बांटो, फिर इनको मजे से काटो, तभी ये नारा मैं कहता हूँ ये तो बटेंगे तो कटेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू, चलिए शायद देखिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, शायद उनके मन में भी एक सवाल होगा कि एक तरफ बांग्लादेश में देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली आपको भी पता है कि कम थी, 30% थी। पाकिस्तान में देखिए तो कितनी थी हिंदू सिख की? सर लगभग रेशो 22 से 28। हाँ यही था ना। तो देखिए जो 28 के आसपास, हाँ 28 के आसपास थी। तो जो देखिए हिंदू सिख जो इतनी कम रेशो में थे, कहते हैं कि एक बहुत संख्यित जो एक कम्युनिटी होती है, वो छोटी कम्युनिटी को जो है वो दबाया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। तो वहां पे मैं बात मान सकता हूँ आपकी, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन भारत में जो जनसंख्या है हिंदू और सिख की मिला के, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो बहुत ज्यादा है, 120 करोड़ 125 करोड़ होगी। अच्छा। लेकिन अगर मैं देखूं मुस्लिम और उसके नीचे फिर बाकी के जो धर्म आते हैं तो वो नीचे है। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर दबाया जा सकता है हिंदुओं को, हिंदुओं का मतलब खत्म किया जा सकता है इस प्रकार से, जैसे आपकी बातों से लगा? कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, पहले ये बताइए मुझे। देखिए आजाद कश्मीर है या नहीं कि नहीं, पहले ये बताइए, है कि नहीं? देखिए हम मानते हैं है। वहां पे हिंदू पहले कितने थे, आप कितने हैं? देखिए वो 2014 के पहले की बात करें? नहीं, मैं बिल्कुल 90s के दौर की बात कर रहा हूँ। 90s के दौर पे देखो वहां पे तो बहुत अब मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। देखिए हिंदू है लेकिन कश्मीरी पंडित हैं। सर 1 मिनट रुकिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। जी 7 बार एक्सोडस हुआ है कश्मीरी पंडितों का। एक्सोडस आपको बता दूं, पलायन जिसे कहते हैं, 7 बार, और मेजोरिटी में थे, अब माइनॉरिटी में हो चुके हैं, और शायद अब तो खत्म भी हो चुके हैं वहां से बेचारे कहीं देर। चलो अभी भी जनसंख्या है लेकिन अभी कम। सर मेरी बात समझिए, आपने मुझे कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो लोग मेजोरिटी में है, हमारे मिनोरिटी में, इसलिए दबाया जा सकता है। तो ये वही देश है ना जहाँ पे हम मेजोरिटी में। जी ठीक है, कश्मीर हमारा ही है ना, तो भारत के अंदर ये हुआ है। लेकिन कश्मीर के ऊपर तो देखिए काफी पहले से देखो यूएन में भी चल रहा है मुद्दा। कश्मीरी पंडित यूएन में गए कब बेचारे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर एक जगह का जो मुद्दा है वो के लिए क्लियर कर दूं, कश्मीर फाइल फिल्म के आने से पहले मोस्टली हिंदू जो जनरेशन है न्यू, उनको पता ही नहीं था कि कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, पता ही नहीं था। 7 एक्सोडस हुए जिसका जिक्र अनब्रेकिंग इंडिया रिटन बाय संजय दीक्षित जी की किताब पढ़ लें, उसमें पूरे के सातों के साथ एक्सोडस का जिक्र है। तो ये मैं हमारी बात नहीं कर रहा था, मेरे पास रेफरेंस रहती है, जिसको चाहिए मैं आए मेरे साथ, मैं देता हूँ रेफरेंस। मतलब मेरा सर इशारा समझिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा सारे मुसलमान है, सारे क्रिश्चियन है, सारे हिंदू है, सारे सिख, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कट्टर सोच है जो कुछ लोगों के दिमाग में पनक पाई है, और उन्हीं लोगों ने तय किया है कि हम इस देश को बर्बाद करके रहें। और ये वही लोग हैं जो उन लोगों को भड़काते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। ठीक है सर, आम मुसलमान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, वो कभी कट्टर होगा नहीं जब तक कोई कट्टर मौलाना उसके दिमाग में ये गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट, 72 हूरों के कॉन्सेप्ट, ये सब नहीं डालेगा।
तब जब उसको ये ऐसे बेतुके लालच दिया था कि तब वो उस तरफ बढ़ेगा। सिविल वॉर का इन सब चीजों से कनेक्शन क्यों है सर, जरा समझिए। आपने हरियाणा, मेरे को एक किस्सा याद आया, किस्सा भी क्यों, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। आपको याद होगा नूह में दंगे हुए थे,